हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली। जैसा कि आप सब लोग अब तो जानते हैं कि मेरा नाम मुकेश करार है और मैं BLLB से जुड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप सबके बीच में लेके आता हूं। तो जो आज मैं लेक्चर आपके बीच में लेके आया हूँ वो हमारा इवन सेमेस्टर से जुड़ा हुआ लेक्चर है, 4th सेमेस्टर BLLB का। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, BLLB 4th सेमेस्टर ह्यूमन राइट्स को आज हम कवर कर रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ह्यूमन राइट का, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप मेरे वीडियो में जाकर भी इसको ढूंढ सकते हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आपको ह्यूमन राइट का, और मेरा ये दावा है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो 70% मार्क्स जो हैं वो आप सिक्योर कर सकते हैं ईजिली मेरे इन 16-17 क्वेश्चन में से। तो आइए आज हम एक डाउट और बच्चों का क्लियर कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में बच्चे लगातार मुझसे लिखकर ये पूछ रहे थे कि सर आंसर किस तरह लिखा जाता है, एक बार उसका पैटर्न आप हमें बता दें और समझा दें, तो हम उसी तरह से आंसर लिख के आएंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में जो है मार्क्स अच्छे आएँ। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, हाउ टू डू आंसर राइटिंग इन CCS यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। CCS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आंसर को किस तरह से लिखा जाए, या मैंने जो वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उसमें मैंने एक क्वेश्चन जो है वो 4 या 5 तरीके से आपको बताया है कि वो डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जाता है और उसका एक ही आंसर आपको तैयार करना है। तो कई बच्चों को यहाँ पर भी डाउट था कि सर यह 4 या 5 क्वेश्चन जो आपने बताए हैं उनका सीरियल नंबर आपने एक ही दिया है, लेकिन उसके आंसर हम कैसे लिखें कि वो एक ही आंसर तैयार हो। तो ये सारे जो डाउट्स हैं बच्चों के, भी आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। आपको आंसर राइटिंग का एक बेस्ट मेथड भी सिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से आंसर लिखें ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ CCS यूनिवर्सिटी में। और मेरा ये दावा है कि अगर आप इस तरह से आंसर लिख के आएंगे तो 70% मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे इवन सेमेस्टर के 4th सेमेस्टर के ह्यूमन राइट सब्जेक्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं वो क्वेश्चन बता दूं जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में आपको दिए थे। ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं जो मैंने कहा था कि अगर आप इसका आंसर एक ही लिख के आएंगे, 5 तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन इसका आंसर एक ही होगा, तो आप एक ही आंसर लिख के तैयार कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पावर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, व्हाट रोल हैज़ इट प्लेस इन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट इन इंडिया। तो पहले क्वेश्चन में ये था कि स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, पावर क्या है ह्यूमन राइटिंग के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, और क्या रोल है इंडिया के अंदर। गिव एन अकाउंट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म इन द इंडिया विद रिगार्ड टू अप होल्डिंग द ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स के संबंध में जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है ये आपको बताना है इंडिया में। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग बाय द इन्वेस्टिगेशन बाय द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास इन्वेस्टिगेशन पावर्स क्या क्या हैं ये आपको बताना है। हाउ डज़ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट, ह्यूमन राइट कमीशन जो है नेशनल ह्यूमन राइट वो किस तरह बनता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये सब बताना है आपको। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के कमेंट करना है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। अब मैंने जब अपना असाइनमेंट तैयार करूँगा, यानी कि इसके आंसर लिखूँगा, कि मैंने तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए लेकिन आपको आंसर तो खुद तैयार करना है। तो आंसर कैसे तैयार करोगे, इसके लिए सबसे पहले आपको इन 5 क्वेश्चन को 5 बार नहीं लिखना है, यानी कि 5 क्वेश्चन का नोट नहीं करना। आपको इनका एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसमें ये 5 टॉपिक भी कवर हो जाएं और आपका आंसर एक आ जाए। तो पहले जैसे मैंने लिखा है, डिस्कस द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पावर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, व्हाट रोल हैज़ इट प्लेज इन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट इन इंडिया। ये इंडिया में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहा है, आपको ये बताना है इसके अंदर। अब पहला क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें 5 में से जो एक बेस्ट क्वेश्चन था जो सबको कवर करता है, पहले मैंने वो क्वेश्चन लिख लिया। तो मुझे लगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सबको कवर कर लेगा 5 क्वेश्चन का। अब मैंने ये चेक किया कि इसमें सबको तो कवर कर लिया लेकिन कुछ चीज़ अभी इसमें रह गई हैं जो कवर नहीं हुआ अदर क्वेश्चन की, जैसे प्रोविजंस टू इन्वेस्टिगेशन, ये कवर नहीं हुआ इसके अंदर, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। आगे जुडिशियल एक्टिविज़म कवर नहीं हुआ, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तीसरा जो मैंने देखा वो इसका कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट, वो कवर नहीं हुआ, तो मैंने वो भी एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन बन गया और मुझे आंसर राइटिंग के समय ये याद रहेगा, मुझे इसका स्ट्रक्चर लिखना है, मुझे इसका फंक्शन लिखना है, मुझे इसका पावर लिखना है, मुझे इसका प्रोविज़न टू इन्वेस्टिगेशन लिखना है, मुझे इसका जुडिशियल एक्टिविज़म लिखना है, मुझे इसका कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट लिखना है। तो इस तरह से मेरा एक आंसर तैयार होगा। अब हम आंसर लिखना शुरू करते हैं जिस तरह से हम एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हमने टॉपिक की हेडिंग डाल दी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस वीडियो में बोलेंगे NHRC। ये वैसे स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है जो आप एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकते हैं, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब पहले एक डेफिनेशन दे दी मैंने रॉबर्ट इनरसोल की, गिव टू एवरी ह्यूमन बींग एवरी राइट दैट यू क्लेम फॉर योर सेल्फ। आप
एक ह्यूमन बीइंग को वो सब अधिकार दीजिए जो अधिकार आप अपने लिए मांगते हैं, यानी कि जो आप अपने लिए सोचते हैं या मांगते हैं वही अधिकार अगर आप सबको देंगे तो वो ह्यूमन राइट है। अब इसका इंट्रोडक्शन देंगे हम। ह्यूमन राइट का इंट्रोडक्शन क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ऑफ इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इज़ कंसीडर एज द वॉच डॉग ऑफ द ह्यूमन राइट इन द कंट्री। तो ह्यूमन राइट का एक वॉच डॉग है, यानी कि ध्यान रखता है कि कहीं पे ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा। ये क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दैट इज़ द राइट रिलेटेड टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर एम्बॉयडेड इन द इंटरनेशनल कोवेंट एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट इन इंडिया। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली। अब इसमें मैंने क्या पढ़ा है आपको? मैंने इसमें बताया कि ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, ये किसकी सुरक्षा करता है? ये आपके राइट्स की, आपकी लाइफ की, आपकी लिबर्टी की, आपकी इक्वलिटी की, आपकी डिग्निटी की गारंटी देता है। और ये गारंटी कौन दे रहा है? ये गारंटी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब गारंटी दे रहा है तो उसका कौन निरीक्षण कर रहा है? इसका निरीक्षण कर रहा है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। अब इसके बैकग्राउंड में देख लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैसे बना और कब बना, इसका क्या बैकग्राउंड था। तो मैंने हेडिंग डाल दी बैकग्राउंड। Universal Declaration of the Human Right UDHR was adopted by the United Nations in General Assembly in Paris on 10 दिसंबर। तो UDHR क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, जो 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सली अनाउंस किया गया था कि ह्यूमन राइट कमीशन आज से सेटअप होता है। तो इसीलिए हर बार जो है हम 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। इन इंडिया ऑन 12 अक्टूबर 1993। लेकिन इंडिया में कब बना? 12 अक्टूबर 1993 को। NHRC वॉज स्टैब्लिश्ड एंड इट इन 2006 इट्स अमेंडेड। तो पहली बार इसको बनाया गया था 1993 में NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, और इसकी पहली जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी 2006 के अंदर। इस एक्ट को अमेंड किया गया था। दिस एक्ट आल्सो ऑथराइज द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश द ह्यूमन राइट कमीशन। और ये एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देता है कि वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाए। ये नेशनल है, वो स्टेट रहेगा। इंडिया इज़ अ पार्टी टू द इंटरनेशनल कॉन्वेंट on the civil and the political right and the international convention on the economic, social and the cultural right adopted by the General Assembly of the United Nations on 16 December 1966. India is a signatory of the aforesaid convention। एक कन्वेंशन हुआ था जिसे ह्यूमन राइट कन्वेंशन के नाम से जाना गया। वो कब हुआ था? 16 दिसंबर 1966 को हुआ था, जिसमें इंडिया जो था इसका सिग्नेटरी पार्टनर था या अथॉरिटी थी, यानी कि यहाँ पे सिग्नेचर किए थे इंडिया ने भी कि वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करेंगे कुछ देशों के साथ मिलकर। तो इसके अंदर सिविल, पॉलिटिकल दोनों तरह के राइट्स के ऊपर सोचा गया। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सिक्योरिटीज़ दी गई, लोगों को उनके राइट्स दिए गए कि उनके राइट्स पे काम होना चाहिए। अगला इसी के अंदर है, प्रेसिडेंट प्रोमुलेट द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस इन 1993 अंडर द आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो बना था उसके लिए एक ऑर्डिनेंस, एक आर्टिकल लाया गया, एक ऑर्डिनेंस ला गया 1993 में, जिसके अंदर एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 123। इन इंडिया ह्यूमन राइट वॉलेशन इन द कश्मीर बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस इन द अर्ली 19s, इट इज़ स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द यूएस ने काफ़ी बड़ा क्रिटिसिज्म किया था 1993 के अंदर। वो ये कहा था कि कश्मीर के अंदर जो मिलिट्री फोर्सेस है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो इंडियन आर्मी है, वो वायलेशन कर रही है ह्यूमन राइट्स का। वो कश्मीरी जो अलगाववादी हैं, उग्रवादी हैं, उनके ऊपर वो जो काम कर रहे थे इंडियन सोल्जर्स, वो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट था। इसके क्रिटिसिज्म किया, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को जो है एक ऑर्डिनेंस लाकर ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना करनी पड़ी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन। ये कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस तरह बना है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ कंपोज्ड ऑफ अ चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड 7 डीम्ड मेंबर। इसके अंदर कौन होता है? एक तो चेयरपर्सन होता है, इसके अलावा 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं 5, और 7 जो होते हैं डीम्ड मेंबर होते हैं। अब इसका चेयरमैन जो है या जो चेयरपर्सन है वो कौन हो सकता है? फॉर्मर CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आज के टाइम में जो इसके प्रेजेंटली कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं, वो अपॉइंटेड हुए थे 8th चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो CJI हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका चेयरमैन हो सकता है, या फिर जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, एक्टिंग जज। अब इसके 5 मेंबर्स के बारे में सीख लेते हैं, मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। इसका मेंबर होने के लिए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिटायर्ड जज ऑफ द एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया,
3 members of which at least one will be a woman. 3 मेंबर जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए. हैविंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस द मैटर ऑफ द ह्यूमन राइट. उस वुमेन को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने का. डीम्ड मेंबर. अब इसके डीम्ड मेंबर कौन से होते हैं? जो 7 डीम्ड मेंबर मैंने आपको बताया था वो एक्स ऑफिस मेंबर्स के नाम से भी जाने जाते हैं. तो पहला है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन. नेशनल कमीशन का चेयरपर्सन. दूसरा है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटीज़ कमीशन का चेयरमैन. अगला है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. उससे अगला है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब. नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. फिर नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट. ये गलती से प्रोडक्शन हो गया, जबकि प्रोडक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है. तो इसको प्रोटेक्शन करना, ये एरर है जिसको आप ठीक कर लेना. चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. ये टोटल 7 मेंबर होते हैं इसके अंदर, जिसे एक्स ऑफिस पार्टनर भी कहते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ NHRC. अब इन सब मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन सेलेक्ट करता है? 5 मेंबर और 7 डीम्ड मेंबर को. द चेयरपर्सन, एक तो चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ NHRC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 6 मेंबर कमेटी कंसिस्टेंट ऑफ. प्रेसिडेंट करता है लेकिन 6 मेंबर्स कमेटी के रिकमेंडेशन पर. अब ये 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन है? पहला है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो है इसका चेयरपर्सन है इस कमेटी का. दूसरा है होम मिनिस्टर. तीसरा है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा लोअर हाउस. लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा अपर हाउस. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोअर हाउस. द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अपर हाउस. ये सब टोटल 7 लोग जो 6 मेंबर की जो कमेटी है वो चुनती है इसको. अब टर्म्स ऑफ मेंबर्स ऑफ NHRC. अब कितने टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं? दे आर अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर और टिल द एज ऑफ 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर. ये अपॉइंट होते हैं तो 3 साल के लिए या 70 साल जब इनकी एज हो जाती है तब तक के लिए. जो भी पहले आता है अर्लीस्ट होगा, उसके बाद इनकी सर्विसेज ख़त्म हो जाती हैं, फिर नया अपॉइंटमेंट होता है. रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ NHRC. क्या इनको इनकी सर्विस टर्म के ख़त्म होने से पहले भी हटाया जा सकता है? तो यस, डेफिनेटली हटाया जा सकता है. दे कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द चेंजेस ऑफ मिसबिहेवियर और इन कैपेसिटी इन प्रूवन बाय एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज. कोई भी इंक्वायरी अगर कंडक्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविज़न में और उसके अंदर ये गिल्टी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो इनको हटाया जा सकता है. अब फंक्शन क्या है NHRC के? फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के क्या फंक्शन है? टू इंक्वायर इनटू द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट और नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. देखो, पब्लिक सर्वेंट कोई भी है वो कुछ ऐसा काम करता है जो ह्यूमन राइट मानव अधिकार के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जा सकती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा. टू इन्वेंटर द कोर्ट प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट. ह्यूमन राइट कमीशन जो है कोर्ट की किसी भी कार्रवाई में इंटरवेंशन कर सकता है, बाधा पहुंचाने का काम कर सकता है. बोल सकता है अगर कोर्ट जो है कोई ऐसा काम कर रही है जो अगेंस्ट द ह्यूमन राइट हो, यानी कि मानव अधिकारों के खिलाफ हो. टू अंडरटेक एंड प्रमोट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन राइट. वो ह्यूमन राइट के फील्ड के अंदर रिसर्च भी कर सकता है, उसको प्रमोट भी कर सकता है. टू एनकरेज द ह्यूमन राइट एजुकेशन अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये एनकरेज करता है ह्यूमन राइट की एजुकेशन को, यानी जागरूक करता है लोगों को. टू एनकरेज द इफ़ेक्ट्स ऑफ NGO एंड इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन राइट. जो भी NGO हैं या इंस्टीट्यूशन है जो ह्यूमन राइट की फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको एनकरेज करने का काम भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का होता है. जो जुडिशरी हैज़ पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर एंड गिवन द कंसिडरेशन टू द विक्टिम ऑफ द पिटीशन बाय द NGO कोई भी अगर काम कर रही है ह्यूमन राइट के ऊपर, तो वो जुडिशरी ने अगर कोई चीज़ भी पास की है तो उसके अगेंस्ट अगर कुछ आवाज़ उठानी तो वो NGO के थ्रू उठाई जा सकती है. द NHRC encourage the NGO in the human right also take up the cases of violation of the National Human Right कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. अगर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसी मानव अधिकार के उल्लंघन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो NGOs जो होती हैं वो अब इस चीज़ का ध्यान जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का खींच सकती हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट. द फॉलोइंग आर द सम एग्जाम्पल इन विच द NGO टेकन एक्शन इन द कोर्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट.
कुछ केसेस के एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो आप भी लिख सकते हैं। इन केसेस के बारे में आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर सको। वैसे एक्सप्लेनेशन ना भी कर पाओ तो नाम जरूर लिखना। विशाखा एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर। बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। बंधु मुक्ति मोर्चा का जो केस हुआ था वो 16/12/1983 को हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है मानव अधिकार का। सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का एक केस था। कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनजीओ टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट। क्या कंट्रीब्यूशन है एनजीओज़ का डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट के? ये मोबिलाइज करती हैं पब्लिक ओपिनियन को, यानी कि इनका बहुत बड़ा रोल है। एनजीओज़ जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं मानव अधिकार की जागरूकता के लिए लोगों के अंदर। अचीवमेंट ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इतने सालों से ह्यूमन राइट कमीशन बना है तो उसने क्या अचीव किया है? ऑन ह्यूमन राइट डे 2020, ह्यूमन राइट डे जब हुआ था, ऑन कमीशन क्लेम टू हैव द रजिस्टर्ड, उन्होंने ये क्लेम किया कि 19,50,695 केसेस जो हैं वो अभी तक डिस्पोज कर चुके हैं, यानी कि इतने केस पे वो डिसीजन ले चुके हैं। सर इतने केसेस उनके पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इसमें से उन्होंने 19,32,553 जो केस हैं वो सॉल्व कर दिए हैं, उनके मानव अधिकार को वापस दिला दिए। द कमीशन डिस्पोज ऑफ 20 लाख केसेस एंड गिवन 20 करोड़ टू द विक्टिम्स ऑफ द। 20 लाख के करीब केसेस इन्होंने अब तक सॉल्व कर दिए हैं मानव अधिकार हनन के, और कम से कम 20 करोड़ रुपया जो है ये विक्टिम के हेल्प के लिए उनके मानव अधिकार के तौर पर उसको दिलवा चुके हैं। The commission has received over the 84,000 cases every year on an average in the last 5 year। अगर लास्ट 5 ईयर का हम एवरेज देखें तो हर साल 84,000 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं मानव अधिकार हनन के। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसकी बुराइयां क्या हैं? द रिकमेंडेशन मेड बाय द NHRC आर नॉट बाइंडिंग। एक सबसे बड़ी बुराई जो है, जितने भी ऑफिसर्स के ऊपर ये ऑर्डर पास करते हैं मानव अधिकार के हनन का, लेकिन ये जो है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि इनके पास एक्शन लेने की पावर नहीं है। वो पावर इनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि इनको ये तो बोला गया कि आप जो ऑफिसर्स हैं उनको नोटिस तो दे सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का आपके पास अधिकार नहीं है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय द प्राइवेट प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी कंसिडर अंडर द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जुरिडिक्शन। कोई भी अगर कोई ऐसा सरकारी अधिकारी है जो ह्यूमन राइट वायलेशन की प्रैक्टिस कर रहा है या कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का इनके पास अधिकार नहीं है, सिर्फ उसको संज्ञान में ला सकते हैं जुडिशरी के या गवर्नमेंट के। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डज नॉट हैव एनी पावर टू पेनलाइज द अथॉरिटी दे डोंट इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेड ऑर्डर। अगर कोई अथॉरिटी, इनने कोई रिकमेंडेशन दी है किसी अथॉरिटी को काम करने के लिए, वो नहीं कर रही है तो इनके पास कोई पावर नहीं है कि उसके अगेंस्ट ही कोई एक्शन ले सकें। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ आर्म्ड कंसीडरेबल प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन बाय इट्स सुयो मोटो एक्शन, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया करने का कोई अधिकार नहीं है इनके पास, और इस वजह से यह है काफ़ी डिमोरलाइज हो जाते हैं कभी कभी। इट्स नॉट वर्किंग दैट ऑलमोस्ट 45% ऑफ हिज कंप्लेंट आर डिसमिस्ड इन टाइम ऑन प्रोसीडरल ग्राउंड। प्रोसीडरल ग्राउंड पर ही कई बार इनकी कंप्लेंट जो होती है 45% कंप्लेंट जो है विड्रॉ हो जाती है। विड्रॉ इसलिए हो जाती है लिमिटेशंस ऑफ द पावर के कारण। अब इसके पावर्स क्या हैं NHRC की, तो देख लेते हैं इसकी पावर्स। पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरी, पहली पावर जो है ये इंक्वायरी कर सकती है। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस एंड द एग्जामिन देम ऑन ओथ, ये उनको शपथ दिलाकर जो सम्मन कर सकते हैं, उनको एनफोर्स कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं पेश होने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन के अगेंस्ट। डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट की खोज करना है उसको प्रोड्यूस करना, दिखाना, उसके लिए आदेश या ऑर्डर पास कर सकते हैं। रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट के ऊपर एविडेंस ले सकते हैं, ये लिखवा के ले सकते हैं। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी डियर ऑफ एनी कोर्ट और द ऑफिस, किसी भी कोर्ट या किसी भी ऑफिस से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड लेने का अधिकार है इनके पास, ये उसके रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस और डॉक्यूमेंट, ये कमीशंस के द्वारा एग्जामिनेशन करने के लिए किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगवा सकते हैं। एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब, कोई भी मैटर है जो ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़ा हुआ है उसमें इंटरफेयर ये कर सकते हैं। अब पावर क्या है इनके पास इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की? पावर टू एंटर इन द एनी बिल्डिंग ऑफ द प्लेस, किसी भी बिल्डिंग में एंटर करने की, किसी भी प्लेस में एंटर करने की पावर है इनके पास। पावर टू फॉरवर्ड सर्टेन केसेस टू मजिस्ट्रेट, केसेस को मजिस्ट्रेट तक फॉरवर्ड करने की पावर है इनके पास, यानी कि ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है लेकिन मजिस्ट्रेट को रेफ़र कर सकते हैं। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स का नेचर्स जो है उसकी जांच पड़ताल करने की इनके पास पावर है।
पावर रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है इनके पास, खोज निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ को। यूटिलाइज सर्विस ऑफ ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे पुलिस है, एसआईटी है, ईडी है, ये सब का भी उपयोग ये कर सकते हैं। ऑन डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ कमीशन, कमीशन को डायरेक्शन देना और कंट्रोल करने का भी काम है इनके पास। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द टेंडर्स ऑफ द विटनेस एंड एग्जामिन ऑन द ओथ, ये सम्मन कर सकते हैं, टेंडर्स कर सकते हैं, विटनेसेस को बुला सकते हैं, उनको शपथ दिलाकर उनकी कोई भी जो बात है उसको रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं। डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी करना, उसका प्रोडक्शन करना, वो उसका ऑर्डर ये दे सकते हैं। रिक्विजिशन एंड द पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ द कॉपी, किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को, चाहे वो कोर्ट का हो या किसी ऑफिस का हो, किसी मिनिस्ट्री का हो, उसकी कॉपी ये ले सकते हैं। डीम्ड एविडेंस गिवन बिफोर द कमीशन, इनके आगे किसी भी तरह के एविडेंस को रखा जा सकता है या ये रख सकते हैं। सबमिट रिपोर्ट ऑफ इन द प्रिस्क्राइब टाइम, किसी लिमिटेड टाइम के अंदर ये रिपोर्ट मांग सकते हैं या रिपोर्ट दे सकते हैं। कमीशन सेटिस्फाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट, कमीशन जो है वो किसी भी केस के फैक्ट को करेक्ट कर सकती है, इतना अधिकार है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म इन द ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट के अंदर जुडिशरी किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म इन द ह्यूमन राइट मे बी डिफाइंड एज अ डायनामिक प्रोसेस ऑफ जुडिशियल आउटलुक इन अ चेंजिंग सोसाइटी। आज की सोसाइटी जो बदल रही है उसके अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म जो है एक चेंजिंग फैक्टर है। Judicial activism is all about providing a good governance and ensuring the safety, security and welfare of the society. जो जुडिशियल एक्टिविटी है यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो किस चीज़ का इंश्योरेंस देता है, यानी कि पक्का करता है सेफ्टी को, सिक्योरिटी को और वेलफेयर को सोसाइटी के। इन आवर कंट्री जुडिशरी इज़ नोन एज द इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैज़ टू रोल्स, जुडिशरी जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंडिपेंडेंट पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, और वो क्या है ये देख लेते हैं। पहला जो है ट्रेडिशनल रोल, इसका एक ट्रेडिशनल रोल है, डेट इज़ इंटरप्रेट द लॉ, लॉ का पालन करना। दूसरा है जुडिशियल एक्टिविज्म, डेट इज़ टू गो बियॉन्ड द स्टेज एंड एक्सरसाइज द डिस्क्रिशनरी पावर टू प्रोवाइड द जस्टिस, इट प्रोवाइड द जस्टिस इफ़ इट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। इसका काम है जस्टिस को प्रोवाइड करना और फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्ट करना, क्योंकि फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। और क्या पावर है जुडिशरी पावर, रिट्स। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट्स टू द गवर्नमेंट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट। अगर ह्यूमन राइट का कहीं वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकते हैं उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को और बोल सकते हैं कि आप ह्यूमन राइट जो उसके उल्लंघन हो रहे हैं उनको पूरा कीजिए, उनको पालन कीजिए। Habeas corpus, a writ of habeas corpus means that a court order that the arrested person should be presented before it। कोर्ट जो है ये ऑर्डर दे सकती है कि अगर आपने किसी भी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। बिना कोर्ट के सामने पेश किया आप उसको ज़्यादा दिन तक अपने सेल में बंद नहीं रख सकते। मैंडमस, मैंडमस इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स वी कमांड। मैंडमस जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हम ऑर्डर देते हैं। दिस रेट इज इशूज़ व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी देयर बाय इज इन्फॉर्मिंग ऑन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, उसकी वजह से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो कमांड जो है वी कमांडेड यानी कि मैंडमस इशू किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। प्रोहिबिशन, रोक लगाना। द रिट इज इशूड बाय द हाई कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर अ केस गोइंग बियॉन्ड ए जुडिक्शन। कोई लोअर कोर्ट का केस जो उसके जुडिक्शन से बाहर जा रहा है तो हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर रोक लगा सकती है और कह सकते हैं इस केस को जो है हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कीजिए, यह आपके जुडिशन क्षेत्र से बाहर जा रहा है। क्यू वारंटो, if the court find a person is holding the office but is not entitled to hold the office, it issue the writ and restrict that person from acting as an office holder। अगर गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि कोई भी ऑफिस अधिकारी जो है, ऑफिस होल्डर जो है, वो उस पद पर रहने के अयोग्य है, यानी कि उसके उतनी क्वालिफिकेशन या इतनी योग्यता नहीं है कि वो इस पद पर रह सके, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से हटाने का नोटिस जो है कोर्ट इशू कर सकता है। सीटोरल, अंडर दिस रिट the court order a lower court and another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court। इसमें जो है कोर्ट जो है अपने लोअर कोर्ट को जो ऑर्डर दे सकती है कि आप अपना जो भी मैटर आपकी कोर्ट में पेंडिंग है और मानव अधिकारों के हनन से जुड़ा हुआ है उसको आप हायर कोर्ट में ट्रांसफ़र कीजिए।
तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक पूरा तरीका बताया कि किस तरह से आंसर आपको लिखना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं। ये आंसर जो है 5 से 6 पेज का एटलीस्ट मैंने तैयार किया है। वो इसलिए तैयार किया है कि 20 मार्क्स भी आपके कवर हो जाए और 30 मार्क्स और 10 मार्क्स भी कवर हो जाए। 20 और 10 दोनों कवर हो जाएंगे। तो अगर 10 में आया तो आप इसको शॉर्ट करके 4 पेज का आंसर लिख सकते हैं, और अगर ये आया 20 मार्क्स में तो पूरा 6 पेज का आंसर जो मैंने तैयार करके दिया है वो आप डेफिनेटली लिखिए। आपके मार्क्स जो है, मेरी गारंटी है 70% आएंगे। लेकिन मैं जो है क्वेश्चंस तो आपको बता सकता हूँ एग्ज़ाम में आने वाले, लेकिन आंसर्स तो आपको खुद तैयार करके लिखने होंगे। तो आंसर तैयार करने का बेस्ट मेथड मैंने आपको आज बता दिया है वीडियो के थ्रू। होप आप सबको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के मुझे बताएं कि आपको कितना बेनिफिट हुआ इस आंसर से, और आपको कितना अच्छा लगा ये वीडियो, ये भी ज़रूर बताएं। तो मेरे साथ जुड़े रहें, अपने सभी दोस्तों को मेरे वीडियो शेयर करते रहें जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो LLB कर रहे हैं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। स्पेशली उन बच्चों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो पूरी साल नहीं पढ़ते और लास्ट में कुछ पढ़कर पास होने की कोशिश करते हैं। तो मेरा उनसे ये वादा है कि अगर आप 1 महीना मुझे देंगे तो 70% डेफिनेटली आपके भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मुझे हेल्प करें ग्रो करने के लिए। आप सबके प्यार से मेरे 1K सब्सक्राइबर जो हैं बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतना समय दिया, मुझे सुना, मेरे चैनल को आप इतना लाइक करते हैं, मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। आप मेरे साथ इस तरह जुड़े रहें, और आगे जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट्स लिखकर मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए इंस्टाग्राम पर, एजुकेटर ऑफ ID के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, उसमें मुझे फॉलो कीजिए। मेरा एक फेसबुक पेज भी है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से, आप वहीं मुझसे जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों पर भी अपनी स्टडी से जुड़े डाउट आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैसेज सेक्शन में मैसेज लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।